हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम करंट के एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडे में शामिल है। ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को लाने की बात कह रही है। इस पे काफी सोशल मीडिया पे भी काफी डिस्कशन है। तो यहाँ पर हम समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसके रास्ते में कौन-कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। और ये आने वाले जो मेंस के एग्जामिनेशन हो हैं बीपीएससी के यानी 69 बीपीएससी के, उसमें ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इससे का भी टॉपिक ये रह सकता है। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसका मतलब क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है साइमल्टेनियस इलेक्शन, है ना, साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ अ स्टेट। आपको पता है कि सेंटर में जो लेजिस्लेचर है उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं और लोकसभा इज वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट का एक सदन है लोकसभा और लोकसभा के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहा जाता है। वैसे ही स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसमें से एक हाउस होता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और उस डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुना जाता है ना, लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ये दो इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं क्योंकि जो ये दो इलेक्शन है लोकसभा का और विधानसभाओं का, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मेथड यूज करके इसमें डायरेक्ट लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होंगे वो साइमल्टेनियस होंगे, साथ साथ होंगे। इससे क्या होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन रिड्यूस लेबर, है ना, लेबर को रिड्यूस करेगा, है ना, टाइम को रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस करेगा, जिससे हमारे एक्सचेकर पर जो भार है वो कम होगा और उस मनी को, उस फाइनेंस को हम कहीं और भी डेवलपमेंट कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे जो गवर्नेंस के काम है उसको रोक दिया जाता है और जो भी वर्क फोर्स है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व है, जो भी कर्मचारी, उनको इलेक्शन काम में लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, गवर्नेंस में बाधा पहुंचती है। तो इस इशू को भी हम टैकल कर पाएंगे। बट यहाँ पे समझना है कि जो कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करवाना कितना फीजिबल है हमारे लिए, इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक डिबेट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। वो डिबेट था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये डिबेट चला था। वो डिबेट था कि इलेक्शन कमीशन का नेचर कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर ने बताया, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने बताया कि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय जब संविधान को बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, उस समय दो तरह के ऑल्टरनेटिव थे उनके पास इलेक्शन कमीशन को लेकर। एक था कि परमानेंट इलेक्शन बॉडी बनाया जाए, जो अभी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट बॉडी है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव था कि इसे एक टेम्पररी बेसिस पे बनाया जाए, यानी जब भी इलेक्शन हो उस समय उसके कुछ दिन पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले इसको ये सेटअप किया जाए और जब इलेक्शन समाप्त हुए तो इसे खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह के दो ऑप्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परमानेंट इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट किया, है ना, क्योंकि वो चाहती थी कि जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि जो हमारे लोकसभा या फिर विधानसभा का जो टर्म है वो 5 साल का है, लेकिन बीच में भी लोकसभा या विधानसभाओं को डिसॉल्व किया जा सकता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। तो अगर डिसॉल्व होती है लोकसभा या विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही, अपने मतलब जो टाइम है कंप्लीट करने से पहले, तब बहुत ही दिक्कत आ सकती है ना, जब हम अगर एक टेम्पररी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। और इसी के कारण इलेक्शन कमीशन को परमानेंट
बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। तो अब यहाँ पे हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कंकरेंट इलेक्शन की हिस्ट्री क्या रही है। तो पहला जो 20 साल था यानी फर्स्ट 2 डिकेड्स था, वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था। आपको पता है कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ इंडिया में, वो आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो था अक्टूबर 1951 में वो स्टार्ट हुआ, है ना, और लगभग 6 महीने चला। और इस समय लोकसभा और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वो साथ में ही हुए थे। ठीक है, तो अगले 20 साल तक ये साइमल्टेनियस इलेक्शन चला। और उसके बाद 3 साइकिल्स यानी 3 साइकिल, इलेक्शन का जो 3 साइकिल होता है, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो अगले 3 साइकिल भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। हाँ, वहां पे कुछ एक्सेप्शन था, जैसे केरला में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो 1960 में ही डिसॉल्व करके मिड टर्म इलेक्शन वहां पे करवाना पड़ा था केरला में, जिसके कारण केरला में इलेक्शन पहले ही हुआ, है ना। लेकिन अगर केरला को के एक्सेप्शन को अगर हटा दिया जाए तो अगले 3 साइकिल तक साइमल्टेनियस इलेक्शन चला। तो जो लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ इंडिया में वो 1967 में हुआ था, जहां पे ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट दोज ऑफ नागालैंड एंड पौंडीचेरी, नागालैंड और पौंडीचेरी को छोड़ दें तो सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे और लोकसभा सभी का इलेक्शन एक साथ हुआ था 1967 में, है ना। तो यहाँ पे समझेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्री रिक्विजिट क्या है, यानी क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए हमें किन किन चीजों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड टुगेदर इफ द टर्म ऑफ हाउसेस आर एंडिंग अराउंड द सेम टाइम। देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभाओं का साइमल्टेनियस इलेक्शन तभी कराया जा सकता है जब दोनों का जो टर्म है वो एक साथ एंड हो, है ना। यानी जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जितने भी स्टेट्स के साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे यहाँ, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तो वो सभी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लोकसभा के साथ तभी हो सकता है जब सभी का टर्म एक साथ एंड हो। बट आपको पता है कि अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म अलग अलग एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब सभी का एक साथ एंड हो, है ना। और एक साथ एंड कराने के लिए जो टर्म है एक साथ एंड कराने के लिए किसी विधानसभा, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म या तो एक्सटेंड करना पड़ेगा या तो पहले ही उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है इस पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 पार्ट 2 और 171 के अनुसार जो लोकसभा है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो टर्म है वो 5 ईयर का है, और हाउसेस को डिसॉल्व किया जा सकता है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है ना, एज पर आर्टिकल 85 2B एंड 174 2B, है ना। हाउसेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में ना हो, यानी कोई इमरजेंसी जब तक ना हो आप हाउसेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो। आप उसे क्या कर सकते हैं, टाइम से पहले उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हमें क्या करना है, अगर सभी को साइमल्टेनियसली एंड कराना है तो हमें कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी हैं उनके टर्म्स को पहले ही डिसॉल्व कराना होगा। बट हमें सिंक कराने के लिए सभी का इलेक्शन हमें सिंक कराना है, तो इसके लिए हमें कुछ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके टर्म्स को आगे भी एक्सटेंड करना होगा, आगे भी उसे एक्सटेंड करना होगा। और इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होगा, है ना, संविधान में अमेंडमेंट करके, क्योंकि हमारे संविधान में एक्सटेंड करने का प्रोविजन नहीं है जब तक कि इमरजेंसी न लगा हो। तो हमें अगर कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को एक्सटेंड कराना होगा और कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को हमें बीच में ही डिसॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ मान लेते हैं कि एक बार हमने सारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन को सिंक कर दिया, मतलब एक ही समय में लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को या तो एक्सटेंड करके या तो उसे पहले ही डिसॉल्व करके हमने मान लीजिए सिंक्रोनाइज भी कर दिया, एक बार सिंक भी कर लिया, तो क्या गारंटी है कि आगे
वो अपने टर्म से, नॉर्मल टर्म जो 5 ईयर का है उससे पहले न डिसॉल्व हो जाए। मान लीजिए सभी को एक साथ इलेक्शन हो भी गया, मान लीजिए 2025 में सभी का एक साथ इलेक्शन अगर हो जाता है, तो अगर कोई स्टेट जैसे बिहार है, अगर उसका जो टर्म है पहले उसका जो टर्म है वो 5 ईयर से पहले ही डिसॉल्व हो जाए, तो फिर नेक्स्ट जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसको करा पाना संभव नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक लीगल प्रोविजन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ कंट्रीज में ये लीगल प्रोविजन है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है जिसके द्वारा किसी भी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है ना, टर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उसके साथ साथ ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी पास होगा, जो कि एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा उसके लीडर के नाम के साथ। यानी अगर कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, तो उसके साथ साथ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी पास होगा जो कि एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा। और इस तरह से जैसे ही एक गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, गिरेगी, उसके साथ ही तुरंत एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक लीगल, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लीगल प्रोविजन चाहिए। ऐसा लीगल प्रोविजन कई सारे देशों में है। अगर ये लीगल प्रोविजन हम लाते हैं तभी हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा पाएंगे और इसको आगे के लिए फ्यूचर में भी इंश्योर कर पाएंगे कि सारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन फ्यूचर में भी एक साथ हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक लीगल प्रोविजन की जरूरत होगी। तो ये हमारे प्री रिक्विजिट है ना, ये चैलेंजेस है साइमल्टेनियस इलेक्शन के रास्ते में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाई साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों चाहिए हमें। देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या करता है, लेबर को रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो हम उसी सेम लेबर से, है ना, एक साथ इलेक्शन करा सकते हैं। ऐसे अगर इलेक्शन अलग अलग कंडक्ट कराया जाए तो लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होगा, है ना, टाइम भी बचेगा हमारा, क्योंकि कभी लोकसभा का इलेक्शन होता है, कभी विधानसभाओं का इलेक्शन होता है, तो टाइम की भी बचत होगी और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का भी बचत होगा, क्योंकि सेम रिसोर्सेज से हम लोकसभा और विधानसभाओं का भी इलेक्शन हम कंडक्ट करा पाएंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है कि क्यों होना चाहिए, तो उसमें है कि जो गवर्नेंस में पॉज आता है, यानी जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तब एक गवर्नेंस पॉज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉय इलेक्शन काम में लगे रहते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, ये बहुत सारे गवर्नेंस या कोई भी जो प्रोग्राम होता है, जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट को, उसको पॉज करना पड़ता है ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और इस समय गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम को लॉन्च नहीं कर पाती है, कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो ये जो पॉज होता है उसके इंस्टेंसेस को हम एड्रेस कर सकते हैं अगर एक साथ इलेक्शन हो, क्योंकि बार बार पॉज करना नहीं होगा, एक ही साथ इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाएगा। देखिए, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए कि मतलब जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको उसके जो फिजिबिलिटी है उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो वहां पे आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देने पड़ेंगे, अगेंस्ट में पॉइंट भी देने पड़ेंगे। और वो अगेंस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन करने में एक्सपेंडिचर का भी इशू आ सकता है, मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है। क्यों? क्योंकि होगा क्या, जैसे इलेक्शन जब अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्शन जब अलग अलग होता है तो सेम ईवीएम का, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम इस्तेमाल लोकसभा इलेक्शन के लिए भी करते हैं और उसी ईवीएम का इस्तेमाल हम विधानसभाओं के चुनावों में भी करते हैं। अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो हमें ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी और इससे हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हम नेगेटिव में बात करेंगे, उसके अगेंस्ट में बात करेंगे, लेकिन सपोर्ट में भी बहुत सारी बातें होंगी, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस। जब भी इलेक्शन होता है तो हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना पड़ता है, जिसके तहत कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी नहीं ला सकती है, नया कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकती है, इससे हमारा गवर्नेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसे हाँ, एक और हो सकता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, है ना, जैसे कि सेम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब सेम इलेक्टोरल रोल तैयार करना पड़ता है लोकसभा के लिए और
दूसरा इलेक्टोरल रोल तैयार करना पड़ता है, यानी मतदाताओं की जो सूची होती है उसको तैयार करना पड़ता है विधानसभा के चुनाव के लिए। तो ये 2 बार करना पड़ता है। तो अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्टर्स का बेटर पार्टिसिपेशन हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक ही बार, जैसे बहुत लोग बाहर रहते हैं तो वो छुट्टी लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं वोट देने के लिए। तो अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो एक बार ही वो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन भी बेटर हो सकता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। ऑब्वियसली जो बेनिफिट है वो काफी ज्यादा है, ड्रॉबैक्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, बट बेनिफिट्स जो है वो काफी ज्यादा है। तो the election commission should think about conducting the simultaneous election of Lok Sabha and state legislature. Thank you.